हाय गाइस, आज हम लेकर आए हैं भाग 6 जिसमें सी टेट की प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ और पेडागोजी के प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। इस तरह के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं तो मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूँ आपके सामने। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और इतने बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा? देखो, प्रश्न आपको डिक्टो तो नहीं मिलता आपको, लेकिन हाँ वो इसकी भाषा शैली चेंज कर बना सकता है कि एक ट्रेन इतने बजे चलती है और फलानी जगह इतने बजे पहुँचती है, तो उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो आपको टाइम निकालना है, बस टाइम निकालना आप सीख जाइए किस तरह से निकालना, तो आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, 18:40 बजे यात्रा शुरू की और 22:20 पे की। तो वैसे अगर 18 से लेकर के 22 तक आप पहुंचते हैं, 18 4 22, 4 घंटे हो जाते। यदि यहाँ 22:40 होता, 18:40 से 22:40 तक होता ना, तो केवल 40 यहाँ पे होता तभी तो होता 4 घंटे। लेकिन यहाँ कितना है, 20 मिनट कम हुई ना 4 घंटे में। तो 4 घंटे 20 मिनट कम कर दीजिए, 3 घंटा 40 मिनट, 20 मिनट कम हो गई इसमें। बहुत सिंपल प्रश्न है, देखिए समझने के लिए। नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहो तो दूसरा मेथड भी इसका बताएंगे हम आपको। इस मेथड से देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए कि 18 से लेकर के 22 तक 4 घंटे बनेंगे, लेकिन 18:40 से 22:40 तक बनेंगे 4 घंटे। तो 22:40 नहीं है, 22:20 है, यानी 20 मिनट कम बैठ रही है 4 घंटे में। तो 4 घंटे 20 मिनट कम के लिए ये वाला बन गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहेंगे तो ऐसे कर लीजिए कि 18 में 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 18 और 3 21, यानी कि 3 घंटे बाद जो समय बन जाएगा आपका 21:40 हो जाएंगी। अब हम इसमें कितने मिनट जोड़े, जैसे कि 22:20 तक जाना है आपको। कितने तक जाना है, 22:20 तक। तो अगर 22 तक जाएंगे तो 20 मिनट ये बन जाएंगी और 22 के बाद 20 मिनट और, तो 3 घंटा ये और 20 और 20 40 मिनट ये। ऐसे बना लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन मैंने देखा रिपीट बहुत होता है। इस मेथड का प्रश्न हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि आपको बताना है कि कितने पैकेट बनेंगे, कितनी संख्या बनेगी। जैसे दीवार में ईंटों की संख्या है, पूछ लेता कभी कभी। इतनी चीनी में इतने केजी के कितने पैकेट बनेंगे, ये ऐसे पूछ सकता है आपसे। या ये पूछ सकता है एक घन इतने का है, इसकी वजह 4 सेमी की है, 1 सेमी के घन काटे जाते हैं तो कितने घन बनेंगे। यानी इस तरह से आपको वो जो है डिवाइड वाले प्रश्न पूछ सकता है। वो आपके सिलेबस में डिवाइड है इसलिए। तो देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। चीनी आपकी 3 से 1/4 है, इसे हल करेंगे। 3 का गुणा 4 में करो पहले और फिर 1 को जोड़ दीजिए, यानी 3 से 1/4 को अगर हम परिमेय संख्या में चेंज करेंगे, 3 चौक 12 और 1 13/4 बन जाएगा। किस तरह बना, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए कि हमने इस 4 का गुणा इस 3 में किया पहले, 4 3 12 हो गया। ऊपर जो 1 है उसको 12 में जोड़ देंगे इस वाले को, तो 12 और 1 13, तो 13/4 हो गया। इसमें हमें भाग करना है 1/16 का, क्योंकि इस इतने बड़े हमें पैकेट बनाने हैं, इतने केजी के 1/16 केजी के। देखिए इसमें क्या होता है कि इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। अर्थात आप कर सकते हैं 13 × 16 बट्टे 4 × 1, और 4 से 16 को काटो 4 बार और 4 का गुणा करेंगे 13 में, 13 चौक 52। तो 52 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 4th सही है, इसमें 52 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए कितना सवाल ऐसा दिया है घुमा करके कि अपनी गढ़ती भाषा में इस तरह से कभी नहीं बोला जाता कि 11,1111 रुपये होते हैं मेरे, ऐसे कहीं कोई नहीं प्रचलित भाषा में करता है। देखिए कैसे बनेगा, 11,000 है तो 11,000 यहाँ लिखेंगे ऐसे, उसके बाद 1100 है तो 1100 ऐसे लिखेंगे, फिर 11 है तो 11 ऐसे लिखेंगे। अब इनको जोड़ लीजिए तो 12,111 बोलेंगे इसे। तो कहीं है इस तरह का ऑप्शन 12,111, देखिए ये वाला ऑप्शन पहला सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यहाँ भी आपको समझने की ये जरूरत है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 को देखिए क्या कहना चाह रहा है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है और ये कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज हैं। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा कथन गलत है या ठीक नहीं है। तो एक व्यक्ति तो ये कह रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं। यदि सभी समांतर चतुर्भुज हैं तो एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। और यदि ये कह रहा है कि ये वाला एक नहीं है तो सभी तो समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते। तो आप इतना समझ जाएंगे इन दोनों में से हमें कोई एक सही करना है, ये बात समझ में होंगे। अब आती है बात आकृति। देखिए समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। समांतर मतलब इस तरह से समांतर है, तो एक दूसरे से समांतर का मतलब ये होता है कि अगर कोई तरह की रेखा काटे तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हों, समांतर रेखाएं कहलाती हैं ये दोनों, जो है ऐसे करके ये वाली जो है। तो अब देखिए यहाँ भी आपको लग रहा है समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि दोनों रेखा देखो एकदम सीधी हैं, तो 90 अंश का कोण यहाँ भी, 90 अंश का कोण यहाँ भी बन जाएगा। और अगला देखिए ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर है, यानी कि यहाँ जो है निम्नलिखित में से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, इसी को हमें टिक करना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, केवल शिक्षकों द्वारा। किसके द्वारा? केवल शिक्षकों द्वारा। ये हमारे इस हिसाब से ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अगर कहें कि संकल्पना मानचित्र के बारे में सही कौन कौन से हैं, तो देखिए संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, ये सही है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, ये भी बात सही है, पूर्व ज्ञान से जोड़ने की सहायता करता है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, ये भी सही है। इसमें केवल यही ऑप्शन गलत है जिसको उन्होंने पूछा नहीं है, सही नहीं है, सत्य नहीं है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट, जैसे कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो का, तो मैं तो ये कहूंगा कि इस प्रश्न को आपको वह पूछ सकता है, बस आपको इसे अपने थॉट में लेना कि इसे हम कैसे समझेंगे। प्रश्नों को घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इस ऐसे प्रश्नों को बना लेता है वो। तो देखिए क्या कहना चाहा है, पहला ऑप्शन दिया आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। ये गणित ही नहीं, अगर वो ये कह दे हिंदी एक सरल विषय है तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि कोई विषय वो निर्भर करता है कि बच्चा कितना उसमें रुचि ले रहा है, क्या है। हर विषय हर व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है, हर उसके लिए सरल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, हम इसे नहीं कह सकते। तो ये ऑप्शन हुआ आपका गलत। कहना आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो आमतौर पर लड़के भी कमजोर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। हर कोई गणित सीख सकता है, ये बात तो आपको सही मानेंगे कि गणित को हर कोई सीख सकता है। अगला ऑप्शन देखेंगे तीसरा वाला कि गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। जरूरी नहीं, जो बच्चे थोड़े तीव्र बुद्धि के होते हैं वो आसान तरीके से भी सीख जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, तो कठिन ये भाई जरूरी नहीं। विद्यार्थी कई प्रकार के होते हैं, कुछ विद्यार्थियों को सरल लगता है तो कुछ को कठिन लगता है, तो हम सभी को एक तरह से आंकलन नहीं कर सकते, ये भी गलत हुआ। तो इस तरह से प्रश्नों को आंकलित करिए। देखिए वो जो है इस तरह से कभी आप इस पॉइंट पर न जाएं कि कोई विषय सरल है या कोई विषय कठिन है, या इस विषय को सभी आसानी से सीख सकते हैं, ये भी गलत हो जाता है। सभी आसानी से क्या सीख लेंगे, किसी को कठिन लगा तो क्या सीख लेगा। तो पर्टिकुलर एक पक्ष में नहीं जाना है। तो इन्होंने कहा हर कोई गणित सीख सकता है, ये मैंने सही क्यों किया, हर कोई इसलिए सीख सकता है कि अब उसे कठिन या सरल लगे से मतलब नहीं, कठिन लगेगा तब भी धीमे धीमे सीखेगा, सरल लगेगा तो तीव्र गति से सीखेगा, लेकिन सीखेगा जरूर। कैसे सीखेगा, कम सीखे ज्यादा, ये कोई मतलब मायने नहीं रखता, सीख रहा है बस इतना ही काफी है कि सीख रहा है वो। अगले प्रश्न में चलते हैं।
बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये ध्यान रखिए, ये आवश्यक नहीं है, ये आपको देखना है। तो किस तरह से ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन देखते हुए आप समझेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है क्रमबद्धता का, तो जरूरी है बच्चों को क्रमबद्धता का ध्यान देना चाहिए। दूसरा, ये तो ऑप्शन मतलब उन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो हम नहीं वाला ढूंढना है। समूह बनाना चाहिए, समूह से भी बच्चे सीखते हैं। एक एक संगतता, ऐसे भी सीखते हैं। तो अब जो अवधारणा है जो सही नहीं है, आवश्यक नहीं है, वो यही है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, यादृच्छिक रूप से पढ़ना। ये वाला जो ऑप्शन आप इसमें सही लगा देंगे, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधिक है? तो गतिविधिक कार्य कौन सा हो सकता है? बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, वाचन कर रहे हैं, गतिविधि नहीं हो रही इसमें। बच्चों द्वारा श्याम पर से नकल करना, वो भी उसमें से नकल करके लिख रहे हैं, इसमें कोई गतिविधि नहीं है। चौथा ऑप्शन है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करना, इसमें कोई गतिविधि नहीं है। बच्चों का अन्वेषण में लगना, ये आपका गतिविधि है, क्योंकि इसमें अन्वेषण करेंगे, इसमें एक तरह से खोज करेंगे, किसी बच्चों को जो है खोज में लगाना, अन्वेषण में लगाना, वो आपका गतिविधि, आपका जो है गतिविधि है, कार्य जो गतिविधि माना जाएगा। इसमें आप जो ऑप्शन सही करेंगे वो तीसरा सही कर लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? नहीं सॉरी, विषय नहीं, विषम समूह को, जिसमें विषम समूह का मतलब अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होते हैं, कोई होशियार होगा, कोई कमजोर होगा। इस तरह के बच्चों की क्लास है, तो आप कैसे उनको डील करेंगे, कैसे संभाल पाएंगे? तो सबसे ऑप्शन ये होता है कि जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको जो होशियार बच्चे हैं उनके साथ बिठा कर करके, जिससे कि होशियार वाला कमजोर वाले को बता सके, एक दूसरे से वो सीख सकें। ये वहां पे हमारे लिए सहायता करता है मेथड जो है। तो ऑप्शन नंबर 2 उसमें देख रहे होंगे, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित कर रख कर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, ये आपका सही है, क्योंकि हम अलग अलग क्षमताओं के बच्चों को पास में बैठा लेंगे तो एक दूसरे से सीख लेंगे, वहाँ हमें हेल्प मिल जाती है। तो चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। यदि कोई भी टीचर अपनी कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ा रहा है, तो बच्चों को उन थॉट को अच्छे से समझाने के लिए एक प्रैक्टिकली कुछ उदाहरण दिए जाते हैं कि जैसे एक दुकानदार है, उसके पास कोई गया, इतने का सामान लिया, उसने इतने रुपए दिए, तो दुकानदार कितने रुपए वापस करता है, ऐसे करके, यानी कि जो, जबकि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, यानी कि कोई दुकानदार है अशिक्षित है, वो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, लेकिन वो भी दुकान पे सारे गणित की क्रियाएं करता है कि कितने का सामान लिया, इतने का, रुपए कितने दिए, इतने, अब कितने वापस करने, वो तुरंत हिसाब लगा के वापस कर देता है, जबकि गणित नहीं सिखाया गया उसे, इतना थोड़ा प्रैक्टिकली उसे आ गया है। तो ऐसे अनुभवों को, यानी कि क्लास में बच्चों से शेयर करने से क्या होता है कि बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में, वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित को। ठीक है, तो ये वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।